पाकिस्तान एक मरतबा फिर दहशतगर्दी की जद पे है। इस वक्त बड़ी अफसोसनाक खबर है जो हमारे सामने है, जिसमें जाफ़र एक्सप्रेस जो है, जो कोयटा से पेशावर जा रही थी 400 ज़्यादा मासूम लोगों को लेकर, उसके ऊपर BLA के टेररिस्ट जो है उन्होंने अटैक किया। डायनामाइट से ट्रेन को पहले उड़ाया गया, ट्रेन के हिस्से को उड़ाया गया, ट्रेन को रोका गया और उसके बाद मासूम बच्चों को और सिविलियंस को, औरतों को, बुज़ुर्गों को वहाँ पर बेसिकली उन्होंने ले लिया है अपनी कस्टडी के अंदर और उनको यरगमाल बना लिया है। और अब वो ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं पाकिस्तान पूरी रियासत को। इस वक्त जो हमारे पास आखिरी इतलात आई हैं, पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका ज़मीनी और एयर का जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट है और उन्होंने इस अज़म का इरादा किया पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने कि आखिरी दहशतगर्द के सफाये तक और यरगमालियों की रिहाई तक ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके ऊपर सोशल मीडिया ने एट लार्ज एक दफ़ा फिर बड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर रही है इसके ऊपर, और वी कैन फुली अंडरस्टैंड क्या सच है क्या झूठ है। ये कोई सोशल मीडिया से समझने की, जो आज के जो नौजवान नए नए उठे में हैं, जिनकी अभी 18 साल भी उम्रें नहीं हुई, जिनको जो बालिग भी नहीं है, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट से बढ़कर दुनिया में कोई सच नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट से बढ़कर कोई झूठ, ये इससे बुलंद की एक चीज़ होती है। लेकिन जितना डेरोगेटरी और झूठा प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया में इस वक्त किया जा रहा है, उसको मैंने कहा चले मैं तो कंडेम करूं और 4 हर्फ भेजूं यहाँ से भेज के। और इंडिया का अगर आप सोशल मीडिया देख लें और पाकिस्तान का एट लार्ज सोशल मीडिया देख लें, सालों की बात नहीं मैं कर रहा, वो इस वक्त दोनों एक हुए में, और झूठा सच्चा फुल प्रोपेगेंडा जो इस वक्त किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को डीमोरलाइज किया जाए। तो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस एक यूनाइटेड फोर्स के तौर पे इस वक्त सरापाए जंग है, और पाकिस्तान सिर्फ बलूचिस्तान में जंग का शिकार नहीं, पाकिस्तान KP में भी, पाकिस्तान इस वक्त जितने भी इंटरनेशनल इंडिकेटर है उसके हिसाब से 2024 में भी 45% दहशतगर्दी बढ़ी है। इशू ये है कि दुनिया में बड़ी बड़ी राइवलरीज हमने देखी है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। हमने लिबरल्स और रिपब्लिकन्स की देखी, हमने लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स की देखी, हमने रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की देखी अमेरिका में, इंग्लैंड में। लेकिन कोई कौम मैंने और कोई कंट्री ऐसी नहीं देखी कि जब कोई नेशनल इशू आ जाए, जब आप वॉरिंग फ्रंट के ऊपर हों, जब हालत जंग में हो, जो पाकिस्तान है, तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने इख्तिलाफात भुला कर जो है मुल्क के पीछे ना खड़े हो जाए, मुल्क के डिफेंस के पीछे ना खड़े हो जाए, मुल्क की फोर्सेस के पीछे ना खड़े हो जाए। पाकिस्तान में सियासतदान आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की जंग जारी और सारी है, एक दूसरे को ईज़ा पहुँचाने की, एक दूसरे को डेरोगेट करने की। इस मौके पे भी जब हम हालत जंग में हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे के साथ नहीं है। इवन अब मैं उसमें क्या डिटेल में जाऊँ, बात करके देख लेते हैं कि शायद कुछ में से पहलू निकल आए। हमारे साथ सेनेटर अफरारुल्लाह खान साहब मौजूद हैं। आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे साथ बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने दहशतगर्दी को रिपोर्ट भी किया, देखा भी, मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं, और हमारे साथ बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बोल्ड हमारे इरशाद भट्टी साहब भी मौजूद हैं। सबसे पहले मज़हर अब्बास साहब, मुझे बताइएगा कि ये अफसोसनाक वाक़या जाफ़र एक्सप्रेस का, ये आइसोलेशन में वाक़या नहीं है, पाकिस्तान दहशतगर्दी के अंदर है, इन्वॉल्व है। अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी हो रही है उसको पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल में उठा भी दिया है। हमारे नेबर में अमेरिका के जाने के बाद एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा हमें कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट मुबैना तौर पर जो है वो उन दहशतगर्दों को ना सिर्फ वो असला दे रही है अमेरिका का मुबैना तौर पर, बल्कि उनके ट्रेनिंग कैंप। तो अब आप ये बताइए कि हमारी सियासतदान, खासतौर पर हमारी गवर्नमेंट, पोलिटिकल गवर्नमेंट क्या करे? व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? शुक्रिया जी, शुक्रिया कामरान। ये बहुत ही मेरा ख्याल है खौफनाक वाक़या है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद के वाक़े के बाद सबसे बड़ा वाक़या है, और इसको बहुत संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। और इस वक्त बिल्कुल जैसे आपने कहा, एक कौमी यकजहती की ज़रूरत है। अब कौमी यकजहती बदकिस्मती से हमारे यहाँ इस टर्म को बहुत मिसयूज़ भी किया गया है, मिस इंटरप्रेट भी किया गया है, लेकिन हमेशा गवर्नमेंट लीड लेती है इसके अंदर। और जिस तरह हमने APS के बाद एक नेशनल पॉलिसी बनाई थी, नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, तमाम जमातें इकट्ठा हुई थी, सारे लीडर एक जगह जमा हुए थे। बलूचिस्तान के इशू पे भी ये बहुत ज़रूरी है, और अब तक हमने बलूचिस्तान के इशू पे इस तरह की कोई इनिशिएटिव लेते देखा नहीं किसी गवर्नमेंट को। ये टाइम है कि प्राइम मिनिस्टर शुड कम फॉरवर्ड, ये टाइम है कि प्राइम मिनिस्टर शुड इनवाइट अपोजिशन, और इसमें एक आप चाहे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कर लें, या प्राइम मिनिस्टर वैसे सारी पार्टियों को बुला के उसी तरह के तमाम स्टेक होल्डर्स मिल के इस मसले को बहुत संजीदगी से लें। मदर साहब मसला ये कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में PTI तो नहीं आएगी जब तक इमरान खान बाहर नहीं आते। अब इस मसले का क्या हल है किसी के पास भी?
नहीं क्यों नहीं, इससे पहले भी मुज़ाकरात हुए थे ना, गवर्नमेंट और पीटीआई के मुज़ाकरात हुए हैं ना। और देखिए बीच में मीडिएटर्स भी होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि अगर इस मौके पे प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव लेंगे, और ये सिर्फ ज़बानी बात नहीं होती, हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स की अनफॉर्चुनेट पिछले चंद सालों में बहुत ज़्यादा रहे हैं कि अब एक तरफ अभी मुज़ाकरात चल रहे थे, दूसरी तरफ वही मुज़ाकराती टीम के अरकान टीवी शोज़ में बैठे एक दूसरे के खिलाफ मुग़ालज़ात बक रहे थे। तो इस तरह तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। तो मेरा ख्याल है कंस्ट्रेन की ज़रूरत है, रिस्ट्रेन की ज़रूरत है, और एक नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है ऑन बलूचिस्तान, ऑन खैबर पख्तूनख्वा, ऑन नेशनल इशूज़। ये जब तक आप नहीं करेंगे, और इसको रिविजिट करना चाहिए कि नेशनल एक्शन प्लान आप ठीक कह रहे हैं, इम्प्लीमेंट हुआ 2014 आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे होता नजर नहीं आ रहा है सियासतदान जो है ना अपने पैटी इशू से बाहर निकल नहीं सकते, अपनी पैटी ईगो से, और उसमें सब शामिल है। भट्टी साहब, आपका क्या टेक है सर इस दहशतगर्दी की मौजूदा लहर? दो सूबे तो खासतौर पर फ्रंट लाइन बने हुए हैं, केपी, और केपी का मसला ये है कि वहाँ गवर्नमेंट किसी की है, पॉलिसी जो है वो ऑब्वियसली वफाकी हुकूमत समझती है कि हम अपने हिसाब से चलाएंगे, केपी का वज़ीर आला कहता है हम अपने हिसाब से चलाएंगे। फिर ये बलूचिस्तान का जो ट्रैजिक वाक़या आपके सामने, जिसमें इस वक्त भी आपको बता दूं कि फायरिंग हो रही है, इस वक्त यरगमालियों को रिहा करने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो ग्राउंड पे भी, एयर से भी अटैक हो रहा है। मतलब बहुत बड़ा ऑपरेशन जारी है इस वक्त बोलान टनल के पास, जहाँ पे जाफर एक्सप्रेस को जो है वो BLA के दहशतगर्दों ने जो है यरगमाल बनाया हुआ है। जी भट्टी साहब। पहली बात तो ये है भाईजान कि ये बुज़दिलों का एक बुज़दिलाना हमला है, और ये इससे ज़्यादा शर्मनाक और इससे ज़्यादा वो क्या कहते हैं घटिया किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। और ये ना कोई आज़ादी की जंग है, ना ये कोई नज़रिए की जंग है, ना कोई असूल की जंग है। जो बच्चों और औरतों को ढाल बनाकर जंग लड़ी जाए, उससे बुज़दिल लोग कोई नहीं हो सकते। और जैसा अभी आपने इंट्रो में भी बताया कि अभी जो उन्होंने उसमें दरमियान में कॉल्स पकड़ी हैं या इंटेलिजेंस वालों ने, तो वो अफ़गानिस्तान में उनके जो मास्टरमाइंड हैं वहाँ से ये लोग राब्ते में हैं, और इन्होंने औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है, और इस वक्त भी फायरिंग हो रही है। और इससे ज़्यादा शर्मनाक और बात कोई नहीं हो सकती। और अब हमें मान जाना चाहिए कि भारत बज़रिया ईरान और भारत बज़रिया अफ़गानिस्तान ये जो कुछ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और इसके अलावा CPEC और चीन के ख़िलाफ़, इसके अलावा दाश है, इसके अलावा अल-कायदा है, इसके अलावा फितरतुल खारिज वो जो TTP वाले हैं वो हैं, और अब बदकिस्मती से अफ़गान हुकूमत, तालिबान हुकूमत, हमारे तो नमक में भी वफा नहीं है, वो जो कुछ कर रहे हैं वो भी आपके बहुत खिलाया इनको हमने भाई, तो और इसके ऊपर जो बहुत सपोर्ट किया, और ज़ाहिर है मुझ समेत हमने खुशियों के शादियाने बजाए थे कि साड़ी हुकूमत आ गई है, अशरफ गनी नस गया है, और वो जो करजई नस गया है, अब तालिबान आ गए, अब चैन ही चैन आ गया, अब चैन आ गया है। और ऊपर से जो सबसे बड़ी उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात है, खुदा के लिए यार मेरे पाकिस्तानियों, अगर आप पाकिस्तानियत का 5% भी 1% भी आपके अंदर है, जो कुछ सोशल मीडिया पर आप इस वक्त बकवासबाजी कर रहे हो क्या रहा है? वहाँ कौन है? हमारे बच्चे, हमारी औरतें, और वहाँ कौन उनको छुड़वा रहा है? हमारी फ़ौज। और आप किसके खिलाफ क्या कर रहे हैं? किस तरह के आप शादियाने बजा रहे हैं? किस तरह के आप जहर उगल रहे हैं? किस तरह के आप झूठ फैला रहे हैं? किस तरह का आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? कुछ खुदा का खौफ करें यार, ये मुल्क है तो हम हैं। आप लोगों को तो किसी सोमालिया ने कबूल नहीं करना, ये जो इधर 30 मारखां बने हुए हैं, तो ये भी एक शर्मनाक बात है। और आप भाईजान पॉलिटिकल पार्टी को हुकूमत क्या करना चाहिए मेरे भाई के इशू ये है कि इस वक्त सारों को ये ज़हन में रखना चाहिए हम हालते जंग में हैं। ग्लोबल जो दहशतगर्दी इंडेक्स है वो बता रहा है पाकिस्तान पूरी दुनिया में 2nd नंबर पर है जिसमें दहशतगर्दी के हवाले से, और 45% दहशतगर्दी बड़ी है। 500 से ज्यादा जो हमले थे वो 23 में थे, 2023 में 1000 से ज्यादा 1100 के करीब हो गए हैं 2024 में। और ये सबसे बड़ा मसला है। करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए खुदा के लिए, ये होता है उस वक्त नुकसान जब आपकी असल नुमाइंदा हुकूमतें नहीं होती इक़्तिदार में। ये होता है उस वक्त रोला पड़ता है जब आपके अवामी नुमाइंदगी नहीं होती। ये होता है जब आप नफरत और तकसीम ज़्यादा होती है। ये होता है जब आप
वफाक अली अमीन गंडापुर पर चढ़ा होता है, अली अमीन गंडापुर वफाक पर चढ़ा होता है। अब केपी में वफाकी हुकूमत केपी के हवाले से कुछ फरमा रही होती है, केपी वाले कुछ कर रहे होते हैं, बलूचिस्तान हुकूमत कुछ कह रही है, बलूचिस्तान के जो सियासतदान जो नाराज़ हैं वो कुछ कह रहे हैं। अब वक्त आ गया मेरे पाकिस्तानियों, खुदा के लिए अल्लाह के नाम पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ऑन बोर्ड लिया जाए। छोड़ें ये बाकी सारी चीज़ें, बलूचिस्तान के उन लोगों को जो नाराज़ हैं मगर अभी उन्होंने हाथ में बंदूक नहीं पकड़ी, कुछ तो हैं जिनके साथ बेरहम ऑपरेशन होना चाहिए, सरहदों पर मजीद पाकिस्तान तरीके इंसाफ को किस तरह ऑन बोर्ड ले सर? वो तो जब तक उनका लीडर बाहर नहीं आएगा वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। नहीं, मैं नहीं मानता भाई, मैं नहीं मानता। जब आप मिसाल के तौर पे आप मुझे कहते हैं पाकिस्तान के लिए यह दहशतगर्दी का मसला है, आओ मिलकर बैठे, मैं नहीं बैठता, तो मुझे कोई बताएं कोई सेकंड करेगा पूरा पाकिस्तान? नहीं करेगा। आप एक कम से कम आप नफरत तो उगलना उनके खिलाफ बंद कर दें। और क्या चाहते हैं आप उनसे? इस वक्त जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। केपी में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है, और आप अगर इस मुल्क को बचाना है तो उन बलूचिस्तान के लोगों को भी ऑन बोर्ड लें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी ऑन बोर्ड ले, नेशनल एक्शन प्लान पे पॉइंट आ गया आपका, इन बेरहम ऑपरेशन करें, पॉइंट आ गया, और तभी ये मामला आगे चलेगा। ये अकेली हुकूमत यानी जब तक, और आप सबसे बड़ी आखिरी दो जुमले, सबसे बड़ी कामरान भाई जो सबसे बड़ा दुख है कि इस दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कोई पॉलिसी कोई नहीं है, रोड मैप कोई नहीं है, करना क्या है, आगे कहां जाना है, कोई बयानिया नहीं है। इस वक्त सारी सियासत को पाकिस्तान फौज के पीछे खड़ा होना चाहिए और अपने लॉ एंड ऑर्डर इदारों के पीछे खड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए ये नफरत और तकसीम कम करनी होगी और उसके लिए हुकूमत को पहल करनी होगी। राइट सेनेटर साहब, एक तो बहुत से लोग समझ रहे हैं कि आप असल नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, उसके बाद आप पॉपुलर हुकूमत भी नहीं है, तो पॉपुलर पार्टी को शामिल करके ऑल राउंड कॉन्फ्रेंस बुलवाएं। ये भट्टी साहब भी कह रहे हैं, मजहर अब्बास साहब भी कह रहे हैं, उसमें कड़वा घूंट पी के तहरीक इंसाफ को भी बुलाएं। तो ये करें, कम से कम ये इतना तो आप कर सकते हैं। बाकी तो पाकिस्तानी फौज ने संभाला वही है सारा हिसाब, बॉर्डर पे भी और इस वक्त भी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि अगर आप सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं, और मुझे यकीन है कि आप फॉलो कर रहे होंगे, तो आपको पता है कि पीटीआई के अकाउंट जो हैं वो इंडिया के न्यूज़ एजेंसीज़ की वीडियो लगा के प्रोपोगेट कर रहे हैं, जो कि शर्मनाक है। पहली तो बात है वो झूठ पे मबनी है, दूसरी बात यह कि वो शर्मनाक है ये हरकत करना। और आप उनको पहले ये कहें कि वो जो पेडल कर रहे हैं पैटी प्रोपेगेंडा हमारे दुश्मनों का, पहले तो उसको बंद करें। अच्छा, फिर हम उनको क्या कहते हैं किसी राउंड कॉन्फ्रेंस में भी बुला लेंगे। दूसरी बात ये है कि मेरे कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं, दो जगहों से मुझे कंफर्मेशन आई है कि जो ट्रेन और उसके जो पैसेंजर हैं उनको काफ़ी सबको रेस्क्यू कर लिया गया है, मगर वहाँ पे अभी फायर फाइट चल रही है। तो और इंशाल्लाह कुछ और वक्त में जो है वो मामले को मज़ीद जो है वो कंट्रोल कर लिया जाएगा। देखें, जो बात है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, उसको हमें उसके अंदर बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो कहाँ से आई है। ये तमाम मामला 2018 के बाद, 2018 तक आप स्टैट्स उठा के देख लें, दहशतगर्दी कहाँ से आई है 2018 में, कहाँ से आई है? ये तमाम चीज़ें लाई मैं बता रहा हूँ ना, मेरी गुजारिश अगर आप सुन लेंगे तो मैं बताऊँगा। जी बताइए। बात ये है कि जिन तालिबान को वापस ला के आबाद किया गया, जिन BLA के टेररिस्ट को जो है वो रिकन्सिलेशन के नाम के ऊपर छोड़ा गया, जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया वो जिम्मेदार हैं जो इसमें जो कुछ पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है। इस पर बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। आप ये समझ रहे हैं? हमने नेशनल एक्शन प्लान के तहत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सरबराही में इस मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म की है। आप इस चीज़ को जो है वो मिलाएं ना उसके साथ। हम लोग जो हैं मतलब कि जब मुल्क के अंदर बेड़ा गर्क हुआ था 2013 में, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, रोज़ाना धमाके होते थे, ये कराची में जो हाल था सारे पाकिस्तान ने देखा, तो किसने वो ठीक किया? हवा सारा कुछ था ना, उससे पहले भी सारे इदारे भी थे, सब कुछ था, लेकिन पॉलिटिकल राहिल शरीफ ने जो ऑपरेशन, तो जिन लोगों ने ठीक किया उनको उसका क्रेडिट देना चाहिए। राहिल शरीफ की बात कर रहे हैं ना आप, जो रोड ऑपरेशन किया था? नहीं, वो फिर अगर देखें वो तो उससे पहले भी आर्मी चीफ थे ना। 2013 से पहले क्या आर्मी चीफ नहीं होते थे पाकिस्तान? उससे पहले 2008 में नहीं थे, उससे पहले नहीं थे। ऑपरेशन राह रास्त सवात पर रहने थे, मैं बता रहा हूँ। तो फिर क्यों नहीं खत्म हुई थी इतनी? नहीं, खत्म हो रही थी, मैं यही आपको बता रहा हूँ ना, बढ़ क्यों गई, खत्म क्यों? फिर रद्दुल फसाद शुरू किया तो फिर दोबारा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान के आने के बाद ही। अच्छा ठीक है,
मेरी गुजारिश, देखिए मेरी गुजारिश, सबको ड्यू शेयर देना, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का शेयर बनता है, लेकिन नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, मैं देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जिनका जो शेयर है मैं उससे बिल्कुल नहीं लेना चाहता, लेकिन ये क्योंकि मैंने ये तीनों ऑपरेशंस कवर किए हैं, ग्राउंड पे जाके भी और यहाँ से भी, प्रोग्राम के जरिए भी। जी मेरी जी सर देखिए मेरी गुजारिश सुन ले, मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया कौन उसे ले सकता है, लेकिन पॉलिटिकल विल के बाद हुआ ना ये वाला काम, पॉलिटिकल विल, वरना तो लाशें गिर आप कह रहे हैं 2018 में इमरान खान के दौर में पॉलिटिकल विल नहीं थी। कामरान भाई मेरा एक सवाल है, रादर टेररिस्टों पॉलिटिकल विल थी ठीक है, पॉलिटिकल विल ये थी कि इनको बाहर छोड़ निकालो, इनको वापस लाके आबाद करो, और उसके बाद जो हुआ है सवाल है, मदर साहब इसमें तजिया करेंगे सारे पाकिस्तान के सामने। अच्छा अफरान भाई एक मिनट सिर्फ, जी भट्टी साहब सवाल जल्दी से पूछ लें। जी मैं दोनों बातों से एग्री करता हूं अफनान साहब की, एक नेशनल एक्शन प्लान, दूसरा पॉलिटिकल विल, लेकिन मुझे भाईजान ज़रा दो चीज़ें बता दें। एक तो वो स्टैट्स शेयर कर दें कि 2018 से इमरान खान की हुकूमत में दहशतगर्दी ज़्यादा थी, ये स्टैट। दूसरा ज़रा मुझे वो लिस्ट बता दें कि जिन तालिबान को लाकर इमरान खान ने बसाया था कितने लोग थे, कहाँ कहाँ बसाया था, ये ज़रा मुझे बता दें। अफरान साहब आप अभी मैं बता दूं, इसका जवाब दे दूं? जल्दी दीजिएगा, मैंने मदर साहब के पास जा रहा हूं, उससे मैंने ज़रा पूछना है। जी बता दें। मैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर सदर्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुख्तलिफ नंबर्स हैं, कहीं पे कुछ हज़ार हैं, कहीं पे 2000 हैं, 3000 हैं, इस तरह मुख्तलिफ नंबर्स को मिला के तकरीबन 40,000 के करीब लोग टोटल विद फैमिलीज वेपन्स के साथ लाके आबाद किए गए। पॉइंट आ गया आपका। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बातें आगे पार्लियामेंट के अंदर बातें कर रहे हैं सर अफरान साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप में और मजहर अब्बास साहब के अप्रोच में फर्क है, एक बंदा भी नहीं आया उस वक्त इमरान खान की हुकूमत में। क्या हुआ? पीडीएम हुकूमत इमरान खान ने लेके आया वापस सारे बंदे, नहीं हुआ था। इमरान खान के अपना बयान है, इमरान खान का अपना बयान है कि हम उनको वापस लेके आबाद कर रहे हैं। इमरान खान का वन बाय वन सर, वन बाय वन अफरान भाई, वन बाय वन आपको इमरान खान का अपना बयान है कि हमने उनको वापस लाके आबाद किया है। ठीक है, अच्छा अब भट्टी साहब बोलेंगे। इमरान खान का अपना बयान है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? वीडियो है जिसमें वो कह रहा है कि मैंने वापस लाके आबाद किया है। अगर एक बंदा कह रहा है कि मैंने वापस लाके आबाद किया, भाई आपने 4 दफा जुमला बोल दिया कि इमरान खान की अपनी वीडियो है कि उसने लाके बात किया है, आगे बात समझ। अब आप चौथी दफा बोलेंगे तो लगेगा आप दूसरे की बात सुनना नहीं चाह रहे। सर आप तसल्ली से उसी बात को सुन लेना, दूसरे के फैक्ट में सुन लेना। आपकी बात तो हम सुन रहे हैं, 4 दफा सुन रहे हैं एक ही बात को, और बड़े सर खुशी से सुन रहे हैं। उसकी एक दफा तो बात सुन रहे हैं एक दूसरे बंदे की। भट्टी साहब क्विकली बोले, फिर मैंने जाना मदर साहब को, आप क्या कह रहे हैं? जी भट्टी साहब। जी मैं इसलिए चुप कर गया था क्योंकि सर बोले ना, वो चुप है ना, लगता है दरमियान में। बोले। अच्छा मैं ये बताना चाह रहा हूँ भाई कि इनको वापस जाके पार्लियामेंट से जाके चेक करना चाहिए। काबीना में ये मामला गया था, पार्लियामेंट में गया था, सिक्योरिटी कमेटी बनी थी, एक मोहसिन दावड़ के अलावा बाकी सारे इस हक में थे, मुआहदा नहीं हुआ था, और कोई इमरान खान के दौर में ये लोग नहीं आए थे। पीडीएम के 1 दौर में ये कुछ लोग आए थे, पॉइंट आ गया। 40,000 बिल्कुल नहीं है, ना 10,000 है, ना 6,000 है, ना 5,000 है। आपका पॉइंट आ गया। वो प्रोपेगेंडा है। अब आपने सेनेटर साहब अपने आप जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मुबैना तौर पे, इसका जवाब बाद में दीजिएगा। पहले मदर साहब प्लीज, सेनेटर साहब एक मिनट, सेनेटर साहब की बात सुनो मुझे। मैं आपकी बारी आएगी, आप अपनी बारी पे अफरान भाई पूरा आपको मौका मिलेगा, आप जवाब दीजिएगा। मैं मदर साहब को चला जाऊँ, तो फिर आप दोनों का मैच होता रहेगा, तो फिर तीसरा गेस्ट को मैंने क्यों बुलाया, जहमत दी है। मदर साहब मुझे ये बताइए कि अभी आपने बड़ी अच्छी बात की थी, हम लोग सारे कॉन्सिक्वेंस बैकग्राउंड में जा रहे हैं, आप वे फॉरवर्ड आपने बताया, आपने कहा जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, जिसके बाद हुकूमत के सेनेटर ने उठा के उसको बाहर फेंक दिया। उन्होंने कहा जनाब पहले तो पीटीआई वाले जो हैं अपने बंदों को कहें जिनके अकाउंट से इंडियन प्रोपेगेंडा जाफर एक्सप्रेस के ऊपर प्रोपेगेट हो रहा है, उसके बाद बात करेंगे। दूसरी उन्होंने बात कह दी कि इनसे तो बात हो ही नहीं सकती, तो टेररिस्टों को बसाने वाले हैं। सर योर टेक ऑन इट, ये सिचुएशन है सर गवर्नमेंट की। अब यही कामरान, देखिए कितनी अफसोसनाक बात है। इस वक्त हम 3 बैठे हैं, हमने बात करनी थी जाफर एक्सप्रेस वाले वाक़े की जी, हमने बात करनी थी बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें, और ये जो बात हमारे भाई कर रहे हैं अफनान, देखिए 2014 का ऑपरेशन शुरू हुआ था कराची बदअमनी केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया था। ठीक, उसके बाद से ये ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद एपेक्स कमेटी बनी थी, और उसके बाद जो 2014 में जब शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन होना था, तो जनरल राहिल शरीफ ने नवाज़ शरीफ साहब से कहा था कि आप जाके इमरान खान से बात करें। और इमरान खान साहब, क्योंकि उस वक्त उस ऑपरेशन के हवाले से उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि इस ऑपरेशन से हमें नुकसान होगा,
तो उसके बाद नवाज शरीफ गए थे इमरान खान साहब के पास कि आप अगर इसकी हिमायत नहीं कर सकते तो मुखालफत भी ना करें। ठीक। और फिर एक नेशनल कंसेंसस बना। जब आप नेशनल ऐसे वाक़यात होते हैं ना, तो हम ये नहीं बात करते कि जी पहले ये अपने ये अकाउंट, आप जब मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे तो आप उनके सामने स्टैटिस्टिक्स रख दीजिएगा। इस वक्त तो एक हुक्मरान जमात के सेनेटर का इस वक्त तो ये कहना था कि सारे लोग बैठ जाएं। जब आप कंडीशंस लगाएंगे, जब आप किसी को अक्यूज़ करना शुरू करेंगे, तो इसका मतलब ये नॉन स्टार्टर है। आपने उसके बदले, आपने कामरान खुद आपने उसके बदले ये कहा कि जी वो तो पीटीआई वाले बैठेंगे नहीं, तो यहाँ तो आपने जवाब खुद सुन लिया आपने कि यही नहीं बैठना चाह रहे इसमें। जी, ये जब इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, आपने देखिए, आपने एमक्यूएम किस पीक पर थी, क्या कुछ नहीं था, एमक्यूएम से बातचीत की, एमक्यूएम को आपने अपना हिस्सा बनाया, उसने मुस्लिम लीग और नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या कुछ। और टेररिज्म जो है ना 2018 से शुरू हुआ ना 2014 से शुरू हुआ है। पाकिस्तान में टेररिज्म की एक पूरी तारीख है और एक तसलसल है। बिल्कुल ठीक है सर। इसमें तालिबान बनाने वाले भी हम रहे हैं। यहाँ इशू दूसरा है कि आपकी इस वक्त सूरत हाल बलूचिस्तान में गवर्नमेंट, रियासत नजर नहीं आ रही, गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही। ये समझने की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में आज भी ऐसे इलाके हैं जहां मगरिब के बाद जा नहीं सकते। हम यहां आपस में लड़ने बैठे हुए हैं, हम यहां सिर्फ लड़ाई करने बैठे हुए हैं, हम यहां एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर। क्या ये 2018 में इन लोगों को लाके बसा दिया? इससे पहले टेररिज्म नहीं था, इससे पहले दहशतगर्दी नहीं हो रही थी। मतलब अगर आप सुई अटका देंगे एक ही बात पे, बात सही है आपकी बदर साहब। बात यह कि हमने अब डिफरेंसेस से बाहर निकल के आगे जाना है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो अफरान साहब, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं ब्रेक से पहले, उसके बाद मैंने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू भी डिस्कस करना है जो हुकूमत की प्रायोरिटी इस वक्त हुई है तालीम को लेकर। लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं मदर साहब की बात से भी एग्री करता हूं और भट्टी साहब की 60% 70% बातों से भी एग्री करता हूं। मदर साहब से तो 100% एग्री करता हूं। योर टेक सेनेटर साहब। देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब की काबीना का फैसला मौजूद है इन लोगों को वापस लाकर आबाद करने का। अगर इसके बाद भी कोई नहीं मानता ना, तो मैं ना मानूंगा इस दुनिया में कोई। सर मैं कह रहा हूं आगे भी चल रहा है ना हमने। अब आप कह रहे हैं कि इनको साथ बिठा नहीं सकते कि ये मेरी गुजारिश। जी बताएं। तो मेरी गुजारिश तो सुन लिया, मेरी बारी में भी मुझे अच्छा बोले आप गवर्नमेंट है ना, आपसे सवाल करना बनता है कि हम ये जी। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं कि ये है ना स्ट्रेटजी के जी दहशतगर्दी पहले भी थी, बाद में भी थी, अभी भी है, तो यानी कि किसी ने कुछ नहीं किया और किसी ने कुछ ठीक भी नहीं किया। ये भी एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। आप जिन लोगों की वजह से दहशतगर्दी इस मुल्क में आई है उन लोगों को बेल आउट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उनको बेल आउट ना करें, ठीक है, वरना आगे की स्ट्रेटजी भी खराब होगी। मैं समझ गया आपका पॉइंट, कह रहा हूं। मैं समझ गया। भट्टी साहब, आप ये समझें कि इमरान खान गवर्नमेंट के नजदीक वो प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने एज पॉलिसी तालिबान को लाकर बसाया, और नवाज शरीफ साहब एक वो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके एमा पर दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस हुए। भट्टी साहब, आपको डिफरेंस समझ नहीं आ रहा? भाईजान मैं आपका समझ लेता हूं डिफरेंस। हालांकि मैं इस बात पे भी एग्री नहीं करता कि ये इस वक्त मज़हर भाई की बात को सेकंड करते हो। इस वक्त ये हमारा इशू नहीं होना चाहिए कि पहले क्या हुआ और किसने क्या किया, अब है कि आगे क्या करना है। चलो, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल एग्री नहीं करता कि 2018 से 2023 में दहशतगर्दी ज़्यादा थी। ये PDM 1 निगरान हुकूमतें और अब जो PDM 2 है इसमें दहशतगर्दी दोबारा हुई है, और ये हुई है तो इस वक्त भी हमारा नुकसान है और उस वक्त भी हमारा नुकसान था। दूसरी बात, मैं फिर इनको कहता हूं कि किसी दिन वो फिगर्स लाकर, एक लिस्ट लाकर आपके प्रोग्राम में मुझे दिखा दें। सर पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक लेनी है भट्टी साहब, बहुत टाइम हो गया। ये तीसरी आखिरी बात, आखिरी एक बात, वो मोहसिन नकवी साहब जो मोहसिन नकवी साहब ये जो PCB का भी बेड़ा गर्क कर चुके हैं, वो किधर है जो कहते थे दहशतगर्द बलोचिस्तान में एक SHO की मार है? वो किधर है? नजर क्यों नहीं आ रहे? राइट, ये तो हाल है इन लोगों का। आपका पॉइंट आ गया। तो इनकी देखिए, बात ये है कि मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूं। दहशतगर्दी का इशू जो है हमें उस पर यूनाइट होना बड़ा जरूरी है, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जिससे हमें चल रहा है पता कि गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है इस वक्त तालीम पे है, और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई 190 मिलियन पाउंड की जो रकम है, जो अल-कादिर ट्रस्ट में इमरान खान साहब के ऊपर जो केस चल रहा है, उससे उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, एक बहुत बड़ा तालीमी ऐलान कर दिया है। वो ऐलान उन्होंने क्या किया है, 190 मिलियन पाउंड का अल-कादिर ट्रस्ट के पैसों का
वो मैं आपको बताऊंगा और उससे आपको समझने में मदद मिलेगी हुकूमत जो है क्यों इमरान खान को बाहर निकालना नहीं चाह रही, क्योंकि वो क्या समझती है इमरान खान साहब के मुतालिक। ये ऐलान जो किया उससे आपको अंदाज़ा होगा। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने एक बड़ा अहम फैसला किया है। 190 मिलियन पाउंड की जो पैसा सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ उससे वो अब दानिश यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। और ये यूनिवर्सिटी जो है वो कब बनेगी, किस तरह बनेगी, पहले तो प्राइम मिनिस्टर की उससे सुन लेते हैं, सुनवाएं ज़रा। 190 मिलियन पाउंड का बहुत अच्छा फैसला हमने आज किया है। इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान के लिए एक जदीद तरीन यूनिवर्सिटी कायम करने का फैसला किया है इस 190 मिलियन पाउंड से। इसका नाम है जी दानिश यूनिवर्सिटी। दुनिया भर में जहाँ पर भी बेहतरीन हमारे मुदर्रिस मौजूद हैं उनको इंशाल्लाह हम यहाँ पर लाएंगे। 14 अगस्त 2026 को इसका जो पहला सेक्शन जो है उसकी शुरुआत होगी। अच्छा अफरान साहब, ये यूनिवर्सिटी बन कहाँ रही है, किस जगह बन रही है, और ये क्या कैसे आइडिया ज़हन में आया कि 190 मिलियन पाउंड जो है उससे यूनिवर्सिटी बनाई जाए? वो किसी और काम में ही पाकिस्तान के लग सकते थे वैसे तो, लेकिन ये आइडिया कैसे आया हुकूमत के ज़हन में? देखिए, ये आइडिया इस तरह से आया कि एक पैसे जो कि आपको मालूम है कि करप्शन के पैसे जो है वो पकड़े गए थे, तो वो उस पैसे से जो है वो ज़ाहिर है कौम की जो है और मुल्क की खिदमत जो है करनी चाहिए, इसलिए उसको एजुकेशन के सेक्टर के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी सवाबदीद इस्तेमाल करके जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये कहाँ बन रही है यूनिवर्सिटी? ये यूनिवर्सिटी बनेगी और इसके अलावा ये मेरा ख्याल है एच सेक्टर में बनेगी। अच्छा, कोई खास सब्जेक्ट इसमें पढ़ाया जाएगा या ये एक जनरल यूनिवर्सिटी होगी जिसमें ह्यूमैनिटीज और साइंस पढ़ाया जाएगा? इसमें आईटी इसमें ज़्यादा फोकस जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो और जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। ठीक है मदर साहब, किस तरह देखते हैं आप हुकूमत के इस इनिशिएटिव को? तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि उनका मजाक उड़ाने के लिए या उनकी करप्शन के मामले को हाईलाइट करने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई है रिएक्शन में, लेकिन आप उसको किस तरह देखते हैं सर? देखिए कामरान, ये अप्रोच है हमारी तालीम के लिए कि आप 190 मिलियन पाउंड्स की एक यूनिवर्सिटी बना दें। आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का हाल पता है आपको क्या है? वाह, बड़ा ज़बरदस्त आपने बात की। उधर टीचर्स को तनख्वाहें नहीं है देने, सही टीचर्स को देने को तनख्वाहें नहीं है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स प्रोफेसर्स जो हैं वो पेंशन के लिए रो रहे हैं। आप अपनी पब्लिक, अगर आपने इस पैसे को खर्च करना ही है तो अपनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के स्टैंडर्ड को ऊपर लेकर आएँ, उधर पैसा खर्च करें, उधर इन्वेस्टमेंट करें जो आपकी ऑलरेडी। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया सर, ये आपने। जी आप बताइए। जब तक आप ये तालीम देखिए, तालीम का म्यार इस तरह नहीं बढ़ता कि आपने यूनिवर्सिटी बना दी। आपके स्कूल्स की हालत क्या है, आपके कॉलेजेस की हालत क्या है, लेकिन फौरी तौर पे अगर आपने इस पैसे को खर्च करना है तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटी, आपकी एचईसी जो है ना, एक ब्यूरोक्रेटिक इदारा बन गया है आपका। और मैंने इसलिए कि मैं फील करता हूँ इस चीज़ को, मैं कराची यूनिवर्सिटी जाता हूँ, मैं सिंध यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी जाता हूँ, वहाँ की हालत देखता हूँ। ये आपकी बनाई हुई सरकारी यूनिवर्सिटी, ठीक कह रहे हैं सर, आप, आई एग्री विद यू। इसमें बड़े अच्छे प्रोफेसर थे, इस स्टैंडर्ड्स को ऊपर लेकर आए। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात कामरान, जो पिछली उसमें अफनान ने बात की थी तालिबान के हवाले से कि ये हम छोड़ दें कि पहले क्या हुआ था अब क्या हुआ था, ये बहुत ज़रूरी है। तालिबान को बसाया किसने, इससे पहले इस सवाल का जवाब तलाश करें कि तालिबान को बनाया किसने। वाह, और क्यों बनाया? बसाने से पहले बनाने का सर, ये बड़ा अहम सवाल है। इस पे ऑब्वियसली आपने इस पे मौजू पे अल्लाह ना करें दोबारा बात करें, लेकिन जिस तरह का मामला चल रहे हैं मदर साहब, मैं दोबारा करूंगा। आपने बहुत बड़ा अच्छा नुक्ता दिया है, लेकिन ये वक्त की किल्लत, एक शो पे तो हो ही नहीं सकता, कम से कम एक प्रॉपर शो चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका मैं दूसरा वाला पॉइंट टेकअप कर जी, मैं एक मिनट, आप इकट्ठे जवाब दीजिएगा अफरान भाई। भट्टी साहब, ये जो यूनिवर्सिटी बन रही है ये तो फिर अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन मदर साहब कह रहे हैं कि इससे बहुत अच्छा था कि दानिश यूनिवर्सिटी बनाने के बजाय 190 मिलियन पाउंड को लेकर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी को करते। आपका क्या ख्याल है, प्राइम मिनिस्टर ने क्या सोच के दानिश यूनिवर्सिटी बना रहे हैं? भाईजान, जहाँ तक मज़हर भाई की बात है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। जैसे अभी मरियम नवाज साहबा ने एक लाहौर के हॉस्पिटल के MS को खड़े खड़े निकाल दिया और उसके बाद उसी हॉस्पिटल में जो खैर से इंजेक्शन लगने से 2 बंदों की जो जान गई या जो हाल वो हुआ, नया MS के अंडर इसको लगाया है कायम मकाम। जी बिल्कुल। और जिस तरह वो जिस तरह कह रही थी कि शुक्र करें मैं आपको मैंने पता नहीं जेल नहीं करवाया या अरेस्ट नहीं करवाया या पता नहीं क्या नहीं करवाया। अच्छा, और लेकिन बहरहाल मुबारक हो मेरे पाकिस्तानियों,
जो सबसे अहम बात आज हमें पता चली है कि करप्शन के पैसों से कौम की खिदमत शुरू हो गई है। मुबारक मुबारक मुबारक। करप्शन के पैसों से तालीम आम होगी अब, और उसमें सिखाया जाएगा कि प्यारे बच्चों करप्शन नहीं करनी। ये क्या बात है। 27 किलोमीटर के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जिनके 55 के करीब वज़ीर मशीर हैं, और हमारे दोस्त तारक अजीज़ की खबर है कि घर कम पड़ गए हैं वज़ीरों के लिए, और वज़ीर जो हैं अब वो लो मॉडल की गाड़ियाँ वो इनकार कर रहे हैं। और ख्वाजा साद रफ़ीक की सरबराही में कोई कमेटी बनी है, पता नहीं ख्वाजा साद रफ़ीक के तो MNA भी नहीं, मशीर भी नहीं है। मेरे भाई ये प्रायोरिटी है। लेकिन अब मेरा सवाल ये है, मैं नहीं चाहता कि अगला वक्त बदले और शहबाज शरीफ साहब कोई नहीं 190 मिलियन पाउंड पे 14 साल की दोबारा सज़ा हो या कोई इस तरह का हो, या 7 साल की हो जाए। अब मेरा सवाल ये बनता है कि 190 मिलियन पाउंड मिल गए हुकूमत को, अलकादर यूनिवर्सिटी, इमारत, ज़मीन और यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स हुकूमत को मिल गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का फ़ैसला था और काबीना का फ़ैसला था, उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ऑन बोर्ड थी। तो अब फिर सज़ा 14 साल की किस बात की, और 14 साल की सज़ा, तो अब फिर एक तरफ दानिश यूनिवर्सिटी का फीता काटें और दूसरी तरफ केस वापस ले ले हुकूमत। अच्छा, पैसे भी मिल गए यूनिवर्सिटी। अफरान भाई, आप केस वापस ले लें, अब तो मुबारक हो। वो कह रहे हैं भट्टी साहब के दानिश यूनिवर्सिटी जो है वो बन रही है, और मदर साहब का भी जवाब देते हैं। वो कह रहे हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी को ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आपने एक सियासी कार्ड बादियुल नज़र में खेला है। ये देखिए, मैं जो हूँ फेडरल एजुकेशन जो कमेटी है सेनेट की, उसका हिस्सा हूँ जी। और जो मदर साहब ने बात की पेंशन से रिलेटेड, ये हमने रेस की है, और इसके अंदर जो गैप था फंडिंग का वो हमने किसी हद तक फिल कर दिया, और कुछ जो रह गए उनको हम आने वाले मंथ्स में जो है वो फिल कर देंगे। तो ये काम जो है ये ऑलरेडी हम कर रहे हैं इसके ऊपर। फिर जो बात है कि जी देखें, एजुकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है किसी भी मुल्क का। उसके अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट होगा। अगर इसी पैसे से मोटरवे बना लेते तो कहते मोटरवे क्यों बनाई है, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो कह रहे हैं यूनिवर्सिटी क्यों बनाई है, कुछ और कर रहे होते तो कहते कुछ और क्यों किया। तो ये तो मतलब हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना, तो उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। फिर देखें, बात यह है कि इन्होंने कहा कि जी काबीना का साइज़ बहुत बड़ा हो गया है, तो मैं हैरान होता हूँ। इमरान खान की काबीना का साइज़ भी इतना ही था तकरीबन जितना अभी हमारी हुकूमत का हो गया है। उस वक्त तो भट्टी साहब को जो है वो कोई मसला नहीं हुआ। फिर ये बात की गई कि जी तालिबान को लाके, तालिबान को बनाया किसने? अब बात ये है कि आपने ये कहा था कि पीछे भी सारे एक जैसे हैं, आगे भी सारे एक जैसे हैं। मैंने ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि आप डिफरेंशिएट करें उन लोगों के दरमियान जिन्होंने दहशतगर्दी पाकिस्तान से ख़त्म की और जिन्होंने दहशतगर्दी पाकिस्तान में वापस लेके आए। जो लोग ये फ़र्क नहीं कर सकते वो इस पॉलिसी के ऊपर फिर बात ही ना करें। अगर किसी को ये नहीं मालूम कि काबीना का डिसीजन था जिसके तहत कोई चांस ऐसा नहीं है कि मुल्की हालात को क्या बात करेंगे। जी जी जी, कौन बात करना चाह रहा है भाई? जी भट्टी साहब बोले। मेरी गुजारिश सुन ले। जी गुजारिश बता दें। मेरी गुजारिश, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं, हम जो है वो लोगों को IT की ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो उनके पास वो स्किल सेट आ जाए, ताकि वो खुद अपना रोज़गार बना सकें, वो अपने कारोबार खड़े कर सकें। हम लोगों को ये नहीं कह रहे कि तुम गालियाँ दो, तुम सबको जो है वो उस वक्त कौम को मुबारकबाद देना याद नहीं आया जब लाइट की स्पीड से ट्रेन चल रही थी। ठीक है सर, पॉइंट आ गया। बट साहब क्विकली आपने कुछ बोलना है, मैंने फिर एक चीज दिखानी है। हज़रत ईसा का तारीख में जिक्र ही नहीं था, तब मुबारकबाद देनी थी ना। ठीक है जी, भट्टी साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है कि आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। इसमें वन हाइड पार्क भी बेचें और वो भी इसमें डालें। ज़रा यूनिवर्सिटी का कैंपस बड़ा हो जाएगा, ज़रा इमारतें बेहतर हो जाएंगी, ज़रा ज़मीन ज़्यादा आ जाएगी। वो वन हाइड पार्क भी बेच के इसमें डाल लें। जी भाई, कुछ कहना है आपने अफरान साहब? भट्टी साहब, आप भी अपना घर बेच दें और पैसे कौमी खजाने में जमा करा दें, उससे भी हम कर लेंगे। आप भी बेच दें, अपनी गाड़ियाँ छाड़ियाँ बेचें, पैसा आपके पास भी बहुत है, तो वो भी क्या कहते हैं अच्छा हो जाएगा काम। हम और भी मजहर अब्बास साहब, आपका अगर आपका भी कोई घर है आप भी बेच दें। इस वक्त मुल्क को कौम की खिदमत की बात हो रही है। भट्टी साहब के आइडिया से बात इन्होंने मशवरा दिया, मैंने नहीं दिया। हाँ नहीं, मजहर साहब आप भी बेच दें। मेरा तो किराए का घर है, अगर वो मेरा मालिक मकान बेच दे तो मैं जरूर दे दूं। भाई ये तो अब घरों तक बात पहुंच गई। बाकी देखें जी मदर साहब, जी देखें अफनान देखें अफनान, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि गवर्नमेंट का कैनवस बड़ा होना चाहिए। गवर्नमेंट का कैनवस जो है वो इन चीज़ों को साइड में रख के होना चाहिए।
जो नवाज शरीफ की पॉलिसीज पे आप बात करेंगे, पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, मैं बस 10 चीज़ें उनके हक में भी बता सकता हूँ, उनके खिलाफ भी बता सकता हूँ। बलूचिस्तान में उन्होंने क्या किया वो भी बता सकता हूँ। उन्होंने कहाँ ऑपरेशन किया, 92 का ऑपरेशन भी उन्होंने किया था। 92 के ऑपरेशन के क्या नताइज थे, 94 का ऑपरेशन भी उसके बाद आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। ये मसला नहीं है नवाज शरीफ। मसला क्या, क्विकली बताया, मैंने ब्रेक लेनी है, बताया मसला क्या है। मैं सिर्फ गवर्नमेंट से थ्रू अफनान या दीगर लोग हैं, इस वक्त बलूचिस्तान में एक बिल्कुल वोल्केनो है। इस वक्त बलूचिस्तान बिल्कुल एक बॉयल हो रहा है। उस बलूचिस्तान को बचाने के लिए, उस बलूचिस्तान को, ये जो आपने जाके चीज़ें डमी गवर्नमेंट्स बना के इस तरह की चीज़ें करने से बलूचिस्तान की सूरत हाल और सर बड़ा अहम बात आपने की, मैं इसमें ब्रेक लूंगा। बड़ी अहम बात आपने की है, एक ब्रेक लूंगा जिसपे मैं इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूं तो बलूचिस्तान में बोलान के पास अभी भी जाफर एक्सप्रेस के ऊपर फ़ौज का ऑपरेशन जारी है, जिसमें मासूम लोगों को जो है बहाल कराना, जरगवालों को रिहा कराना, दहशतगर्दों को मारना। ना सिर्फ ज़मीनी ऑपरेशन जारी है बल्कि एयर स्ट्राइक भी जारी हैं। और हमारे चैनल्स और पाकिस्तानी मीडिया आपको रिपोर्ट करता रहेगा। सोशल मीडिया पे जो बकवास और झूठ चल रहा है उससे बचना के लिए आप न्यूज़ मीडिया ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको बड़े वसूख से खबरें जो है इस सारे ऑपरेशन की अपडेट कर रहे हैं। कल तक इजाज़त।